Assalamu alaikum. My name is Taimoor Khalid and you are watching Taimoor Khalid YouTube channel. Now today's our topic is objectives of accounting. Now let us learn about the objectives of accounting. The first and foremost objective of accounting is to maintain a complete and systematic record of all transactions and analyzing the financial position of a business. अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया ट्रांजेक्शन्स का. ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि ट्रांजेक्शन्स आर दोज इवेंट्स विच हैव इमीडिएट एंड मेजरेबल मॉनिटरी इंपैक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हमने आइडेंटिफाई करना है और रिकॉर्ड करना है इन ट्रांजेक्शन्स को. अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की या नॉन फाइनेंशियल नेचर की है. बिकॉज जो अकाउंटिंग है उसमें मनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, यानी वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की होती है. तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की हैं या नॉन फाइनेंशियल नेचर की हैं. अगर वो नॉन फाइनेंशियल नेचर की हैं तो इसका मतलब है कि वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होंगी. अगर वो फाइनेंशियल नेचर की हैं तो इसका मतलब वो अकाउंटिंग का पार्ट होंगी. और हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है वो ट्रांजैक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड करनी होती है? इन जर्नल. इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स. असरटेनमेंट का मतलब ये है कि टू फाइंड आउट अब रिजल्ट क्या कि प्रॉफिट या लॉस, कि एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड कि बिजनेस को लॉस हुआ या बिजनेस को प्रॉफिट हुआ. और ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें ये बताती है कि बिजनेस को एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ. इसके बाद जो थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर. असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर. फाइनेंशियल अफेयर का मतलब ये है कि एट अ गिवन डेट कि कितने एसेट्स हैं बिजनेस के पास और कितनी लायबिलिटीज़ हैं. अब एसेट्स की बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की थी कि एसेट्स वो होते हैं विच बिजनेस ओन्स और लायबिलिटीज़ वो होती हैं विच बिजनेस ओज टू अदर्स. ठीक है, अब ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी कि एट अ गिवन डेट के बिजनेस की फाइनेंशियल अफेयर क्या बताते हैं? तो ये चीज़ हमें फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट से पता चलती है कि बिजनेस के एट अ गिवन डेट कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ हैं. इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है दैट इज कीपिंग अकाउंट्स ऑफ कैश. अब कीपिंग अकाउंट्स ऑफ कैश का मतलब ये है कि बिजनेस ने ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कितना कैश रिसीव किया और कितना कैश पे किया. अब ये चीज़ जानने के लिए हम कहाँ से ये चीज़ हमें कहाँ से मालूम होती है? ये थ्रू कैश बुक मालूम होती है. बिकॉज कैश बुक हमें ये बताती है कि कितना कैश रिसीव हुआ और कितना कैश पे हुआ और कैश इन हैंड क्या और कैश एट बैंक क्या है. इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का कंट्रोल का मतलब ये है कि अकाउंटिंग में हम ये भी देखते हैं, अकाउंटिंग हमें ये भी हेल्प करती है कि कितने एग्जिस्टिंग एसेट्स थे, कितने न्यू एसेट्स परचेज किए, कौन कौन से न्यू एसेट्स परचेज किए, किस वैल्यू पे परचेज किए, और बिजनेस की लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, कितने अकाउंट्स पेबल हैं, कितने नोट्स पेबल हैं, कितना बैंक ओवरड्राफ्ट है और कितने लोन बिजनेस ने अक्वायर की हुई हैं. ठीक है, अब नोट्स पेबल क्या होते हैं? नोट्स पेबल आपके पास जो एक एग्रीमेंट होते हैं यानी लीगल इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या आपके पास चेक्स वगैरह. ठीक है, इसके अलावा जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि मैं कहता हूँ कि HBL में मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट के अंदर 50,000 रुपीज़ पड़े हैं. अब मुझे 80,000 चाहिए, तो इसका मतलब ये कि 30,000 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए. अब एक्स्ट्रा जो अमाउंट मुझे बैंक देगा 50,000 मेरा अपना, 30,000 मुझे एक्स्ट्रा जो बैंक से मिलेगा दैट इज ओवरड्राफ्ट. अब ओवरड्राफ्ट पर मुझे बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. इसके बाद आपके पास जो सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज कंट्रोलिंग मनी डिफॉल्केशन एंड कॉस्ट. अब मनी डिफॉल्केशन का मतलब क्या है? मनी डिफॉल्केशन का मतलब यह है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और मिस यूज ऑफ फंड्स. कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का एक और ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि ये जो मनी डिफॉल्केशन है इसको हम प्रिवेंट कर सकें ताकि हमें ट्रू एंड फेयर व्यू मिलता रहे. बिकॉज अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होंगी तो अगर नहीं होंगी तो बिजनेस की कोई भी चीज़ परचेज या सेल हो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा. अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें, रिकॉर्ड करें ट्रांजेक्शन्स को, लेजर्स बनाएं, ट्रायल बैलेंस, आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, तो इससे हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होगा और मनी डिफॉल्केशन मिनिमाइज भी होगी और प्रिवेंट भी हो सकेगी. ठीक है, इसके बाद जो सेवंथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग दैट इज प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक डाटा या प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन. अब ये किसको प्रोवाइड की जाती हैं? अब ये उसको प्रोवाइड की जाती है जिसका बिजनेस के अंदर कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है. मतलब ये कि स्टेक होल्डर्स. अब स्टेक होल्डर्स मैंने बात प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी दफ़ा की कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं. लाइक मैं कहता हूँ कि लेंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये आपके मेन क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स होते हैं. तो स्टेक होल्डर्स को हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, इसलिए हमें अकाउंटिंग हमारे लिए बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है अकाउंटिंग, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस कि अब और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिनमें हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, और इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या नोट्स टू द अकाउंट। तो ये हमारे पास 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको प्रिपेयर किया जाता है, और इन्हीं की बुनियाद पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बिजनेस के बारे में एवेल्यूएशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 8th ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज एक्सेप्टेबिलिटी टू अदर्स। अब एक्सेप्टेबिलिटी टू अदर्स हम बात करेंगे विद रेफरेंस टू लेंडर्स, ठीक है, कि मतलब ये है कि हम यानी जो बिजनेस है वो एज अ बोरोर एक्ट करेगा, और लेंडर कौन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अब जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस को लोन देगा तो वो बिजनेस की सॉल्वेंसी को देखेगा। अब सॉल्वेंसी क्या है, सॉल्वेंसी को कहते हैं कि पोजीशन ऑफ एसेट्स इन एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज, कि फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो लोन देने से पहले ये देखते हैं कि बिजनेस की सॉल्वेंसी है या नहीं है, बिजनेस सॉल्वेंट है यानी इनसॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट है तो मतलब ये है कि इसके एसेट्स ज़्यादा हैं, ये फ्यूचर में जब भी टाइम आएगा लोन पे करने का तो इजीली लोन रिकवर हो जाएगा इस बिजनेस से। तो इसका मतलब है कि बिजनेस की सॉल्वेंसी अगर है, अगर बिजनेस सॉल्वेंट है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस बिजनेस को लोन देने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो एक्सेप्टेबिलिटी टू अदर्स का मतलब ये है कि हमने लेंडर्स पर्सपेक्टिव से देखना होता है कि बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं है। अगर सॉल्वेंट होगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक्स वगैरह या अदर जो मनी मार्केट, जो कैपिटल मार्केट है, उससे लोन लेना बिजनेस के लिए ईजी हो जाएगा। हमारे पास जो 9th ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग दैट इज टेस्टिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि जो हमने जर्नल प्रिपेयर किया, जो लेजर्स प्रिपेयर किया, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, कि मतलब वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग की ट्रांजेक्शन्स की वो ठीक की है या नहीं की। इसको चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब ट्रायल बैलेंस की दो मतलब मेन साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। अगर डेबिट और क्रेडिट के साइड की जो बैलेंसेज अगर वो इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये कि हमारा जर्नल और हमारा लेजर सारे के सारे ठीक है, सही है। लेकिन आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमें ये बताएगा कि आपका ट्रायल बैलेंस ठीक है, दोनों साइड्स ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आपकी जो ट्रांजेक्शंस हैं उनमें कोई ना कोई मसला है। लेकिन ये आगे की बात है, हम आगे के लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स कैसे होती है, बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है तो इसका मतलब हमारी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग दैट इज क्रिएशन ऑफ वैल्यूज एंड अकाउंटेबिलिटी। अब क्रिएशन ऑफ वैल्यूज का मतलब ये है कि बिजनेस की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो सकती है। अब इसकी वैल्यू इंक्रीज तभी होगी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देंगी, यानी जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर वो ट्रू एंड फेयर व्यू दें, ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, बिजनेस की जो गुडविल है वो इंक्रीज होगी। गुडविल क्या होती है, एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस, कि मतलब मेरा बिजनेस के अगर एसेट्स 10 लाख रुपए के हैं और मैं अपना बिजनेस सेल करूँ 13 लाख रुपए का, तो जो 3 लाख रुपए एक्सेस ऑफ परचेज प्राइस है दैट इज गुडविल ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है अकाउंटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू या अगेंस्ट मनी डिफॉल्केशन एंड अदर डिस्प्यूट, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मनी डिफॉल्केशन होती है कि जिसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होते हैं या मिस यूज ऑफ फंड्स होते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आपके पास अदर डिस्प्यूट्स का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लीगल डिस्प्यूट आ जाए, अगर कोई कोर्ट में हमने कोई चीज़ें प्रोड्यूस करनी हो, प्रोवाइड करनी हो, तो उसका मतलब ये कि हम अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस की अवेलेबल होंगी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगी तो हम वो प्रोवाइड करके जो डिस्प्यूट है उसको हम सेटल कर सकते हैं या अपने जो डिस्प्यूट है उसको हम डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस एंड्स विद दिस टॉपिक। और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और फर्दर ये है कि अगर आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं और वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।